Good afternoon to all of you. Wait a minute. Good afternoon. So, one class is today and one class will be tomorrow. आपकी एक क्लास आज रहेगी और एक कल रहेगी एंड कल की क्लास के बाद फिर आई बी टेकिंग अ ब्रेक. ठीक है, ऑफ अ वीक ब्रेक. उसके बाद फिर मैं सेशन शुरू करूँगी. सो एटलीस्ट आप लोगों के पास में टाइम हो जाएगा रिविजन का. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के रिविजन का टाइम हो जाएगा. नाउ लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि जब मैं क्लास लूँगी तो मैं आपसे क्लास में क्वेश्चंस पूछूंगी फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. तो आपको रिविजन करके आनी है, राइट? ये मैंने आपको बोला था. अब क्योंकि आज डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं है, क्योंकि आज लिबरलिज्म की क्लास होनी है, तो दैट्स वाई. ठीक है, सो आज फिलहाल तो नहीं हो पाएगा रिविजन, लेकिन क्योंकि मैंने आपका फ्राइडे को रखा है रिविजन का क्लास एंड फ्राइडे को प्रोबेबली आई एम टेकिंग एन ऑफ. इसमें ये रहेगा आपका हफ्ते का एक ऑफ रहेगा. ठीक है, कल 2 क्लासेस होंगी, एक आज क्लास है और एक कल क्लास होगी. उसके बाद आई बी टेकिंग पूरा अगला हफ्ता जो रहेगा ऑफ रहेगा, तो उसमें आप रिवाइज कर सकते हो अपना बाकी का. You have taken English medium, Piyush. Okay, if you have taken English medium classes at 3:30, so you can come at 3:30. We are going to talk about India and Bangladesh and India, ASEAN, India, Myanmar relation today. This is the topic for today in English session. You have completed all the backlogs except Hannah Arendt. Okay, Abhishek, it's okay. Hannah Arendt आज के लिए important नहीं है. Hannah Arendt ज़्यादा important होगा जब हम fascism पढ़ेंगे. ठीक है, ज़्यादा important Hannah Arendt तब रहता है, या फिर Hannah Arendt important रहता है जब हम power का टॉपिक पढ़ते हैं या state का टॉपिक पढ़ते हैं. अदरवाइज अभी तो क्योंकि आइडियोलॉजी शुरू हो रही है, तो बाय देन आई थिंक कल तक आप कवर कर लो. हैना अरेंट एक ही क्लास है. ठीक है. Piyush, even if you have missed a lot in English batch also, I will recommend you to at least complete your backlogs by next week. By next week, starting from I think next Saturday. आपको जो next Saturday रहेगा, starting from that Saturday, I'll be continuing the session in both the courses, English as well as Hindi. ठीक है, this is what we will do because I need a break at least for a week. So I'm just notifying you in advance कि जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे, those students are there जिन लोगों ने अभी फ्री ट्रायल जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर वो प्लस क्लासेस में आना चाहते हैं तो आप प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन लेकर के अगला आपके पास में 10 दिन आज के बाद अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ऑब्वियसली, तो आपके पास में 10 डेज रहेंगे. उन 10 डेज में आप बैकलॉग्स पे काम कर सकते हो. जितना मैंने क्लासेस ली हैं वो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ देन आई विल बी डन विद द इंग्लिश बैच. आयर क्लास विल ऑल्सो स्टार्ट इन दिस मंथ. हरीश, यस, आयर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड रिगार्डिंग दिस सेपरेट आयर क्लासेस की जो आप बात कर रहे हो वो स्टार्ट होंगी नेक्स्ट मंथ से. ठीक है, वो जनरल स्टडीज़ की सेपरेट बैच होगा जिसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे. अभी हम एडवांस वर्जन कवर कर रहे हैं आईआर का. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद आइडियोलॉजीज. बाकी आपका टेस्ट अपना प्रिपेयर करते रहिएगा आप अपना. ठीक है, फुल फ्लेजेड बाकी सब आप प्रैक्टिस करते रहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने आपको पीडीएफ दे ही रखी है, तो यू कैन डू दैट. Things are still left to be revised. हाँ, even if they are left to be revised, तो हम बाद में रिविजन करेंगे ही, टाइम मिलेगा ही. ठीक है. Yes, that course Raghav will help in PSIR also because that's the basic course. The advanced version of it is we are covering here. You'll write paper in English, so this is useful for understanding. Yeah, this is useful, Prince. Do you understand Hindi, right? You understand it. So if you understand Hindi, so it is definitely going to help you because all the terminologies are going to be in English only. We try as much as possible कि जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है हिंदी में हमारी, उसमें हम कवर करते हैं इसको. ठीक है.
अंडरस्टूड? सो विल स्टार्ट विद आइडियोलॉजीज नाउ। आइडियोलॉजीज में देखिए, सबसे पहले जो आइडियोलॉजी आती है वो होती है हमारी आइडियलिज्म की। सबसे पहले हम आइडियलिज्म कवर करते हैं, उसके बाद हम लिबरलिज्म पे आते हैं, फिर सोशलिज्म, फिर मार्क्सिज्म पढ़ते हैं। इसके अलावा फासिज्म भी पढ़ेंगे हम, फासिज्म की मार्क्सिज्म के बाद आएगी। फिर इसके अलावा हमें पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ना होता है, फेमिनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म। ये सभी आइडियोलॉजीज हैं जो हम एक एक करके समझते हैं। लेकिन लिबरलिज्म के बाद जब हम लिबरलिज्म कवर करते हैं, विच इज़ अ बिग टॉपिक, उसके बाद कुछ छोटी मोटी डिबेट्स और छोटी मोटी आइडियोलॉजी आती हैं विच वी हैव टू कवर। तो वो हम कवर करेंगे, जैसे कि विल स्टडी मल्टीकल्चरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीकल्चरलिज्म का। हर साल इस पर प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की। स्पेशली एक डिबेट होती है इस आइडियोलॉजी में, डिबेट होती है भीखू पारेख एंड विल केमलेका के बीच में। तो वो डिबेट अच्छे से समझेंगे कि क्या इशू है उसमें, क्या बोलते हैं ये, आज के टाइम पे क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, रिलीजन को लेकर के क्या हो रहा है, कल्चर को लेकर के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये सभी हमें मल्टीकल्चरलिज्म से पता चलता है। फिर जब कम्युनिज्म हार गया, फाइनली देयर वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो उसके चलते एक और डिबेट स्टार्ट हुई विच इज एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। तो हम लिबरलिज्म का जब टॉपिक खत्म करते हैं तो उसके बाद एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट पे हम कवर करेंगे। एट द सेम टाइम हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी भी कवर करेंगे। अब इस सब में क्या होगा, जो मैंने आपको नोट्स पहले के दे रखे हैं वो तो आप रखोगे ही, लेकिन साथ में वैल्यू एडिशन होगा यहाँ पर। वैल्यू एडिशन के लिए आई विल बी रिकमेंडिंग यू कि आप अपने साथ में पेन एंड पेपर रेडी रखेंगे। वैसे भी मैंने आपको बोला है कि पेन एंड पेपर आप अपना रेडी रखेंगे टू मेक द फ्लो चार्ट्स। एंड रिगार्डिंग द वैल्यू एडिशन, लाइक आई सेड कि अभी जो मैंने नोट्स पहले प्रोवाइड किए हैं आपको क्लास में, जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा समथिंग विच आई वांट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो अलग से मैं आपको एज एन वैल्यू एडिशन मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी। तो वो आपको लिखना पड़ेगा। आज डिक्टेशन नहीं होगा, कल भी डिक्टेशन नहीं होगा, बिकॉज फिलहाल के लिए हम बेसिक्स समझेंगे इसका। तो जब तक हमारा पूरा बेसिक्स खत्म नहीं हो जाता तब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। So for those students, those who want to access the full-fledged political science and international relation course, they have to take the subscription. That way you will be able to take it. ठीक है, तो फिर वैल्यू एडिशन की आपकी बाकी सभी क्लासेस भी रहेंगी। आपने अच्छा अभी तक शेयर नहीं हुआ है हरीश, तो आई आस्क अमन। आई विल बी शेयरिंग माई सेल्फ। एटलीस्ट मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियोलॉजीज की जो वैल्यू एडिशन थी, आई हैव आई थिंक शेयर्ड इट। इफ नॉट देन आई विल बी आस्किंग समवन। I'll ask any other person like Simran is there or there are others. Simran से पूछ लो, उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। या खुशी से पूछ सकते हो, खुशी रॉय, आई थिंक उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, नीटली आपको सभी वो जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इफ नॉट अभी इतना दिमाग अभी उसमें मत लगाओ, अभी जो चीज़ आपको दी गई है सिर्फ आप वो वाली पढ़ाई करो। ठीक है, वैल्यू एडिशन तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बी गिविंग यू माई सेल्फ, वो मैं करवा दूंगी। फिलहाल के लिए जितना पढ़ाया गया है उतना रिटेन करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो। सो विल स्टार्ट विद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती क्या है, व्हाट आर आइडियोलॉजीज? आइडियोलॉजीज क्या होती है? आइडियोलॉजीज वर्ड बना है वर्ड आइडिया से। आइडिया, तो आइडियोलॉजी का मतलब होता है जिसमें एक प्रकार के जो आइडियाज होते हैं, एक सिस्टम ऑफ थॉट होता है कि आप उसी बिना पे सोचते हो। जैसे कि लेट्स से दैट आपका मानना है, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट इट, आप बहुत पेसिमिस्टिक हो। जैसे रियलिस्ट जो होते हैं, हमने देखा था मैकियावेली जब हमने कवर किया था कि जो रियलिस्ट होते हैं या कुछ लोग होते हैं बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, जो ह्यूमन नेचर को नेगेटिव लेकर के चलते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में अगर कोई भी चीज़ उनको सोचना है, उनका परसेप्शन जो रहेगा वो पेसिमिस्टिक परसेप्शन रहेगा, मतलब नेगेटिव परसेप्शन। एट द सेम टाइम जॉन लॉक जैसे थिंकर्स हैं जो पॉजिटिव परसेप्शन रख के चलते हैं। तो आइडियोलॉजी एक टाइप की परसेप्शन होती है आपकी, एक टाइप का आइडिया होता है, एक सर्टेन सेट्स ऑफ आइडियाज होते हैं जो आप फॉलो करते हो, दैट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी को, स्पेशली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ग्रैंड थ्योरी भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं आपके 1 2 3 करके,
ये एलिमेंट्स आप फॉलो करते हो, इसका मतलब वो आप आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो। जैसे कि सबसे पहला हमारा स्कूल होता है आइडियलिज्म का, दूसरा होता है लिबरलिज्म का, फिर होता है सोशलिज्म का। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ सेट्स ऑफ आइडियाज होते हैं। जैसे जो आइडियलिस्ट लोग होते हैं उनके लिए स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल से। वो लोग स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो लोग स्टेट को ऊपर मानते हैं इंडिविजुअल से, इसीलिए सारी पावर वो लोग स्टेट को देते हैं कि स्टेट डिसाइड करेगा और इंडिविजुअल्स के पास में पावर नहीं होगी। दिस इज व्हाट दे थिंक ऑफ। देन कम्स द सेकंड थिंग कि इनका मानना है कि जो स्टेट होता है उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्टेट इज नेचुरल। कि स्टेट तो नेचुरल होता है, स्टेट को तो किसी ने बनाया नहीं है। दिस इज व्हाट वी सी। ठीक है, सो इसमें स्टेट नेचुरल रहेगा। दूसरी चीज है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में क्योंकि कोर वैल्यू लिबर्टी है तो वो इंडिविजुअल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो एक सोचने का तरीका है जिसमें आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क को आप बोल सकते हो कि वो एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, कैन वी से दैट आइडियलिस्ट आर इम्प्रैक्टिकल? ऐसा नहीं है कि आइडियलिस्ट इम्प्रैक्टिकल हो। आइडियलिस्ट को हम नहीं बोलेंगे इम्प्रैक्टिकल, वो बोलने वाली बात होती है। जैसे प्लेटो को बोलते हैं, प्लेटो का जो आइडिया था वो इम्प्रैक्टिकल था, यूटोपिया था। आप इसे बोल सकते हो, प्लेटो को बोल सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को तो हम फिर प्रैक्टिकल बोलते हैं अभिषेक। एरिस्टोटल भी आइडियलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको भी हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। इमैनुअल कांत जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो भी प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देंगे। कुछ आइडियाज को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये आइडिया इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबल है इस वर्ल्ड में और क्या नहीं पॉसिबल है, ये बहुत ही डिबेटेड चीज है। पहले ऐसा बोला जाता था कि 500 किलोमीटर आप 1 घंटे के अंदर में ट्रैवल नहीं कर सकते। आज के टाइम पे, उस टाइम पे लोगों को लगा होगा वो इम्पॉसिबल है, तो वो तो बोलेंगे इम्प्रैक्टिकल है ये बोलना। तो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। पॉलिटिकल साइंस में कोई भी स्टेटमेंट जो आप यूज करते हो उसको एज इट इज पूरी स्टेटमेंट नहीं डाल सकते आप कि क्या हम इनको ये बोल सकते हैं, क्या ये, वो बहुत ही डिबेटेबल है। यू कैन नॉट से दैट और यू कैन से इट एट द सेम टाइम। ठीक है, दिस होल पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता है आपका डिबेट। डिबेट ही डिबेट है इसमें, और कुछ है ही नहीं। सो जो लोग आइडियोलॉजीज देते हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि उनके जो आइडियाज हैं वो साइंटिफिक थिंकिंग है, जैसे कि कार्ल मार्क्स। अब याद करो, कार्ल मार्क्स ने ये बोला था कि कार्ल मार्क्स से पहले वाले जो सोशलिस्ट थे सब इम्प्रैक्टिकल, जो ये सोच रहे थे कि इस तरीके से वो अगर बुर्जुआजी क्लास से अपील करेंगे तो उनकी अपील सुनी जाएगी और वो चेंज लेकर के आएंगे, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है गरीबों का वो एक्सप्लॉयटेशन रोक देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल उस टाइम पे था कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि नहीं था। तो कार्ल मार्क्स इसलिए बोलते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है वो तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन अपनी थिंकिंग को ये क्या बोलते हैं कि मेरी थिंकिंग साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक तरीके से वो हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन लगा करके बोला कि पहला एक्ट मैन का थिंकिंग होगा या एक्शन होगा। तो उसके बेसिस पे इन्होंने बोला पहला मैन का एक्शन होगा, राइट। तो अपने आप को तो ये साइंटिफिक थिंकिंग बता रहे हैं। तो आइडियोलॉजीज में यानी कार्ल मार्क्स की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है, इसीलिए हम मार्क्सिज्म जो पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी इटसेल्फ। ठीक है, तो दोस्त हु गिव्स आइडियोलॉजी वो अपने आप को साइंटिफिक थिंकिंग बताते हैं अपनी। लेकिन पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजीज का क्या मतलब होता है? आइडियोलॉजीज एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये मासेस को मोबिलाइज करते हैं, मासेस को इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर में उनको लेकर के आते हैं, अपने फेवर में वोट करवाते हैं। ठीक है, एंड पावर में आते हैं ऐसे लोग। So this is what we see is in case of political ideologies. तो आइडियोलॉजी का मतलब अब हमने समझा कि आइडियोलॉजी होता क्या है। मार्क्सिज्म जो होता है और कम्युनिज्म जो होता है इट इज द सेम थिंग। ठीक है, कम्युनिज्म में ही बिलीव करते हैं,
लेकिन जब आइडियोलॉजी का नाम लेते हैं हम, तो मार्क्सिज्म के ऊपर जो उनके आइडियाज हैं, सभी आइडियाज उसमें आ जाएंगे, फिर चाहे क्रिटिकल आइडिया हो चाहे कोई भी आइडिया हो, उसमें सारे आइडियाज आ जाएंगे। कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म ऑर्थोडॉक्स वाली साइड में चला जाता है, वो इज ऑल ऑल कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि लैंड किस तरीके से या रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। कम्युनिज्म का मतलब है कॉमन। लेकिन मार्क्सिज्म में एक और स्कूल आता है, क्रिटिकल स्कूल, जिसमें उमंग वो ये एलियनेशन पे ध्यान देते हैं। ऐसे मार्क्सिस्ट जो एलियनेशन के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, जो ये बोलते हैं कि आज के टाइम पे जो मैन है वो एलियनेट हो गया है, मतलब खुद से ही अलग हो गया है, समाज से अलग हो गया है, जिस चीज में वो काम करता है उस चीज से अलग हो गया है। तो मार्क्सिज्म में कम्युनिज्म भी आता है और दूसरा आइडिया भी आता है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी एक तरीके से। कम्युनिज्म में क्या होगा कि मार्क्स के कुछ आइडियाज नहीं होंगे, मार्क्सिज्म में कंप्लीट आइडियाज होंगे उसके। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियलिज्म। इसमें हम कवर करेंगे, पहले आइडियलिज्म के स्कूल को समझेंगे, कौन कौन से एक्सपोनेंट थे, कौन कौन लोग आइडियलिस्ट हम किन किन को बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम हम समझेंगे कि इनकी एजम्पशंस क्या है। एजम्पशन मतलब इनका क्या मानना है, क्योंकि हर एक आइडियोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मानी जाती हैं। तो आइडियलिस्ट किस चीज में मानते हैं, लिबरल किस चीज में मानते हैं, सोशलिस्ट किस चीज में मानते हैं, एक एक करके ये चीजें समझेंगे। ठीक है, सो विल कवर दैट। एक मिनट, एक्चुअली मैं डायरेक्टली बाहर से आई ना, तो मैं पानी पी के आई, 2 मिनट दो मुझे, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आइडियलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। आइडियलिज्म में देखिए, सबसे पहले आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, आइडियलिज्म कब से शुरू हुआ है वो डिस्कस करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आइडियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है अभी नई नई आई है, ये ओल्डेस्ट आइडियोलॉजी है। ओल्डेस्ट कैसे है, जब से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट हुआ, स्पेशली सोक्रेटिस और प्लेटो से, तब से हमने देखा कि सोक्रेटिस और जो प्लेटो थे दोनों ही आइडियल थे, आइडियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे, आइडियाज में बिलोंग करते थे। जैसे कि सोक्रेटिस है, सोक्रेटिस को हम बोलते थे कि ही इज द वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ बैक देन, ग्रीस पे। ठीक है, वाइजेस्ट,
सोक्रेटिस जो थे वो भी अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज और ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते थे जो चीज़ें परमानेंट हो। ये बोलते थे कि पैसे और पावर के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चलता है कि जो सोक्रेटिस थे और प्लेटो दोनों ही आइडियलिस्ट थे। तो तब से आइडियलिस्ट स्कूल स्टार्ट हुआ है, एंशियंट ग्रीस से शुरू हुआ है। तो आइडियलिज्म का जो स्कूल है ऐसा नहीं है कि रिसेंटली डेवलप हुआ है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टमैटिक फिलोसफी इन वेस्टर्न कल्चर। वैसे भी प्लेटो का हमने थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ा था, और थ्योरी ऑफ आइडिया में हमने देखा था कि प्लेटो खुद आइडिया को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, कि बाकी जो इस दुनिया में है वो सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो टेम्परेरी इन नेचर होती है, मतलब आज हैं कल नहीं है। जैसे पैसा आज आपके पास में है, कल हो सकता है चला जाए, तो परमानेंट नहीं रहता है कोई भी चीज़। सो आइडियलिस्ट इस चीज़ में मानते हैं, ठीक है, दैट आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी। तो हमको अपनी लाइफ है आइडियाज के हिसाब से अपने डिसीजंस लेने चाहिए, ऐसा बोलते हैं ये आइडियलिस्ट। तो फिलोसफिकल बिलीफ इनका ये क्लेम करता है कि जो मटेरियल थिंग्स होती हैं जो इस वर्ल्ड में, मान लो आपके पास में आज घर है, गाड़ी है, और जिस जो भी चीज़ आप सोच रहे हो मटेरियलिस्टिक, जैसे गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, ये सभी टेम्परेरी चीज़ें, इमेजिनरी होता है ये सब कुछ, इल्यूजन होता है ये सब कुछ। मटेरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमारे माइंड की कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि एक गरीब आदमी होता है, तो हम देखते हैं गरीब आदमी सोचेगा कि काश मेरे पास साइकिल होती, मान लो उनके पास साइकिल है तो सोचेंगे काश मेरे पास बाइक होती। और जो बाइक से चल रहा है उसको कार चाहिए, जिसके पास कार है उसको अपने प्लेन चाहिए, अपना चार्टर्ड प्लेन चाहिए। जिनके पास वो भी है वो चाहते हैं कि और ऊपर हो, मेरा ये लेवल रहे कि मेरे पास खुद का ही, मतलब एटलीस्ट मून पे, या ऐसी ऐसी डिजायर्स रहती हैं। तो व्हाट वी गेट टू नो इज कि ये जो सब चीज़ें इस पूरी दुनिया में अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे आइडलिस्ट मानते हैं कि आपके दिमाग की ही उपज होती है, वरना रहने को तो वो लोग भी खुश रहते हैं जो गरीब हो, और रहने को तो वो लोग भी खुश नहीं रहेंगे जो अमीर हो। तो अल्टीमेटली आइडियलिस्ट का ये मानना है कि आइडिया इज द ट्रू रियलिटी। तो कौन कौन से लोग थे जो आइडियलिज्म के स्कूल में हम जिनको डाल सकते हैं? सबसे पहले आते हैं इसमें सोक्रेटिस। सोक्रेटिस हम वैसे भी पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, कि सोक्रेटिस का कहना था नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, नॉलेज इज वर्च्यू। सोक्रेटिस बोलते थे कि नॉलेज से ही हमारी लाइफ बढ़िया बनाई जा सकती है, नॉलेज हमको बताती है कि सही लाइफ कैसे जीनी है। ऐसे ही प्लेटो हमने कवर किया, और एरिस्टोटल भी हम आइडियलिस्ट कैटेगरी में ही डालते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोसो। रोसो भी आइडियलिस्ट है। रोसो कैसे आइडियलिस्ट है? आप रोसो की जनरल विल याद करो। जनरल विल के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि रोसो ये बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ ब्लिस था, वो एक परफेक्ट सिचुएशन थी। परफेक्ट सिचुएशन थी जहाँ मॉडर्निटी नहीं थी, जहाँ लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते थे, पूरी तरीके से खुश थे। लेकिन रोसो ब्लेम करते हैं कि मॉडर्निटी की वजह से आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं है, आज के टाइम पे परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं है। समझौते से कैसे राज्य बनेगा? इन्होंने बोला था कि आइडियल है ये भी, ये क्या मानते हैं कि जो मेरे लिए सही है उमंग, वो आपके लिए भी सही है, वो अंश के लिए भी सही होगा, अभिषेक के लिए सही होगा, संदीप के लिए सही होगा, अल्टीमेटली सभी के लिए सही होगा, क्योंकि वो हमारी जनरल विल है। तो खुद सोचो ये कितना इम्प्रैक्टिकल आइडिया हो गया है इस मामले में, ठीक है। तो इम्प्रैक्टिकल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बात भी सही बोल रहे हैं, एकदम परफेक्ट बात कर रहे हैं ये, कि हाँ, एक परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस होता है वो सभी को एक मतलब एक्सेप्टेबल होगा। परफेक्ट मतलब सभी के लिए एक बराबर चीज। तो अल्टीमेटली वही चीज डिबेटेबल आ गई यहाँ पर भी, कि रोसो ने जो अपनी बातें की उन्होंने इस हिसाब से करी, और इसीलिए रोसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। अब हमने देखा था कि रोसो ने क्या बोला था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, कि मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री। क्या मतलब है इसका? कि मैन को फोर्स करो फ्री रहने के लिए। अब फोर्स क्यों करना पड़े? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग, दिस इज द इनकंसिस्टेंसी वी सी। तो आइडियलिज्म में रॉसो भी आते हैं। उसके अलावा फिर हमने हेगल पढ़ा था। हेगल क्या बोलते हैं? हेगल भी यही चीज आइडिया हमको हमारे दिमाग में डालते हैं कि स्टेट इज द 100% रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी हेगल की। रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। वही सेम चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हेगल भी एक आइडियलिस्ट है।
अब यहाँ तक तो हमने सभी पढ़ लिए थे, लेकिन अब दो हमने थिंकर नहीं पढ़े हैं आइडियलिस्ट कैटेगरी में। पहले हैं इमैनुअल कांट और दूसरे हैं टीएच ग्रीन। एक बार को इमैनुअल कांट का हमने एक जरा सा उसमें हमने पढ़ा था एरिस्टोटल में, स्लेवरी के उस ऊपर इनके व्यूज देखे थे हमने, राइट। हमने देखा था कि इमैनुअल कांट बोलते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, इनको हम एक एज अ मीन्स नहीं बना सकते, मतलब जरिया नहीं बना सकते इनको अपने एंड्स को फुलफिल करने का। ईच मैन इज एन एंड इन इट सेल्फ, मतलब हर एक जो इंसान होता है वो खुद ही बहुत यूनिक होता है। तो हम उनको किसी चीज का उनका यूज करके चीज की तरीके से, मतलब उनका यूज करके उनको फेंक नहीं सकते ऐसे। सो दिस इज व्हाट इमैनुअल कांट सेज। इसीलिए स्लेवरी को वो क्रिटिसाइज करते हैं और उन्होंने प्रिंसिपल अपना दिया था ह्यूमन डिग्निटी का। एग्जैक्टली शुभम। सो इमैनुअल कांट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अभी और टीएच ग्रीन के बारे में समझेंगे। ये दोनों ही आइडियलिस्ट हैं, क्या आइडियाज हैं इनके, क्या बताते हैं ये अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इस चीज पे ध्यान दोगे कि एजम्पशंस पहले आइडियलिस्ट की समझते हैं। पहले एजम्पशन देखते हैं ह्यूमन नेचर पे। अब इनका क्या मानना है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं। अब एरिस्टोटल को याद करो, या जितने भी आइडियलिस्ट होते हैं इनका मानना होता है, क्योंकि आइडियलिस्ट देखो वो लोग होते हैं जो लोग स्टेट को प्रेफरेंस देंगे, जो लोग सोसाइटी को प्रेफरेंस देंगे, वो लोग आइडियलिस्ट रहेंगे। इसीलिए आइडियलिस्ट बोलते हैं कि जो स्टेट होता है वो नेचुरल होता है, मतलब अपने आप उभर के आया है, ऐसा नहीं है कि मैन ने बनाया है। हमने लिबरल थिंकर्स देखे थे, लिबरल में हमने जॉन लॉक देखा था, और जॉन लॉक में हमने देखा था कि जॉन लॉक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि सभी लोग, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में कुछ इनकन्वीनियंसेस होंगे, तो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और फाइनली स्टेट बनाया जाएगा। और स्टेट के पास में लिमिटेड पावर होंगी तीन एरियाज में, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ, राइट टू लेजिस्लेट लॉ एंड राइट टू एडजुडिकेट लॉ और इंटरप्रेट लॉ। यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन चीजें थी, लिमिटेड पावर्स थी स्टेट के पास में। तो ये तो लिबरल्स का हो गया। आइडियलिस्ट में क्या होता है, आइडियलिस्ट में मानते हैं ये कि स्टेट जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो सबसे पहली चीज समझेंगे ह्यूमन नेचर पे। जितने भी आइडियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि मैन इज सोशल बाय नेचर। सोशल बाय नेचर का मतलब है कि मैन सोसाइटी के बिना रह ही नहीं सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज आगे हम अभी लिबरलिज्म पढ़ेंगे तो उसके साथ में कंपेयर करके समझेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट में जो आइडियलिस्ट होते हैं, जितने भी आइडियलिस्ट अभी हमने पढ़े, इन सभी का मानना है कि मैन इज सोशल बाय नेचर, और ये रिजेक्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिस्टिक मैन। व्हाट इज एटॉमिस्टिक मैन? एटॉमिस्टिक मैन का मतलब होता है कि आप अकेले नहीं रह सकते हो। जैसे लिबरलिज्म में क्या होता है, जॉन लॉक में हमने देखा था, लिबरलिज्म में एटॉमिस्टिक मैन की बात होती है, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की बात होती है कि आप अकेले रह सकते हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। तो आपको कभी भी ज़रूरत होती है अगर, तो फिर आप सोसाइटी में जाते हो, अदरवाइज आप अपने घर पे बैठे रहते हो, समथिंग लाइक दैट। आपका मन कर रहा है तो आप फेस्टिवल वाले दिन बाहर जाओगे, नहीं मन कर रहा है तो यू विल स्टे एट योर होम। अल्टीमेटली वो आपका डिसीजन होगा। एटॉमिस्टिक मैन इज समथिंग लाइक दिस कि आप आइसोलेशन में रह सकते हो, अलग से बिना किसी के साथ इन्वॉल्व हुए आप रह सकते हो, और जब भी आपका मन करे तब आप सोसाइटी में जाइए, अपने जो भी सामान की चीज़ खरीदनी है खरीद करके वापस आ सकते हो, तो अपने मुताबिक। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन नेचर में आइडियलिस्ट इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। अब आता है सोसाइटी की बात। सोसाइटी में भी ये सेम चीज है कि स्टेट इज नेचुरल, ऐसे ही सोसाइटी इज ऑल्सो ऑर्गेनिक। कोई भी चीज नेचुरल होती है मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं, जैसे नेचुरल क्रॉप्स हो गई, ठीक है, नेचुरल हम वो करते हैं, आपको वेजिटेबल्स हो गई हमारी, तो उसमें पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं उसको। तो सेम वैसे ही सोसाइटी में भी
ऑर्गेनिक होता है। इसमें भी ऐसा होता है कि अपने आप नेचुरली कोई आप फॉरेन एलिमेंट इसमें यूज नहीं कर रहे हो उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो सोसाइटी भी ऑर्गेनिक होती है इसीलिए मैन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। इसीलिए जो आइडियलिस्ट होते हैं वो सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन को मानते हैं और वो ये बोलते हैं कि वी शुड पे बैक टू द सोसाइटी, जैसे एरिस्टोटल ने बोला था। एरिस्टोटल ने अपने थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में क्या बोला था? वो बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बट कॉमन यूज, जिसमें चैरिटी के लिए यूज कर सकते हो आप। क्योंकि एक फिलोसोफर किंग जो होता है, जो भी रूलर होता है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी इतना नॉलेजेबल होता है। डिपेंडिंग अपॉन हिज नॉलेज जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके जो भी रिटर्न्स आएंगे हमेशा बेहतर आएंगे। बेहतर रिटर्न्स का मतलब है कि हम उस पैसे को आगे अगर वो चैरिटी में लगाना चाहे तो लगा सकता है। क्योंकि अगर आपके पास में 1,000 करोड़ एकड़ लैंड है, ठीक है, 1,000 एकड़ लैंड है मान लो, आप अकेले तो उस पर काम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आपको वर्कर्स लगाने पड़ेंगे वहां पर। तो वर्कर्स कहाँ से आते हैं? सोसाइटी में से आते हैं। सोसाइटी में से वर्कर्स लगाओगे, काम करवाओगे उनसे, तभी तो प्रोडक्शन होगी। तो जो प्रोडक्शन होगी तभी उससे ही आप अपने घर का खाना पीना और मतलब अपना लाविश लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओगे। बाकी का जो बचता है, क्योंकि सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, बिना वर्कर्स के, बिना सोसाइटी के आप उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो आइडियलिस्ट का मानना है कि अगर आप सोसाइटी से कुछ लेते हो, सोसाइटी को आपको वापस देना भी पड़ेगा। यू शुड पे बैक टू द सोसाइटी। चैरिटी के फॉर्म में आप हेल्प कर सकते हो। और आइडियलिस्ट इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म को। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, सोसाइटी में को आपको पे बैक करना होगा का क्या मतलब है? साफ मतलब, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है? पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म इज whatever you possess, there is no obligation on you to pay back to the society. आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में जमीन है, आपने मेहनत से कमाई है, तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि ये गाड़ी या ये घर आप किसी और को दो। आपने अपना खुद मेहनत करके किया है। तो इस आइडिया को भी ये लोग नकारते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए सोसाइटी पहले आती है, इंडिविजुअल बाद में आता है। ये मानते हैं कि सोसाइटी की भलाई के लिए सभी को काम करना चाहिए। इंडिविजुअल अपने एफर्ट जो भी कर रहा है वो सोसाइटी के लिए कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी उनको दे रही है इंडिविजुअल को करने। दैट्स व्हाई इंडिविजुअल इज डूइंग। तो बेसिक एग्जाम्पशंस में सबसे पहला ह्यूमन नेचर के बारे में मानते हैं, सोशल होते हैं। सोसाइटी के बारे में इनका व्यू है कि सोसाइटी ऑर्गेनिक होती है। अब अगली बेसिक एग्जाम्पशन, स्टेट को लेकर के ये क्या सोचते हैं। अब स्टेट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेट के बारे में तो आपको पता ही है कि आइडियलिस्ट के लिए स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, मतलब स्टेट पहले आता है। प्रायर मतलब पहले, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, मतलब स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट इज अ वर्च्यू ऑफ, इट्स अ सोर्स ऑफ वर्च्यू, और स्टेट इज द सोर्स ऑफ गुड लाइफ। क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगा, एरिस्टोटल को याद करो, एरिस्टोटल ने बोला था कि अगर स्टेट नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा तो आपकी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जिसके थ्रू आप अपनी सभी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, राइट? सो स्टेट इज अ वर्च्यू ऑफ गुड लाइफ। हाँ, आपको ये ऐसे हेड्स वगैरह ये सब चीजें याद रखनी है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आइडियलिज्म, तो आप एक एक करके सभी फीचर्स लिख सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो, जो मैं आपको भी यहाँ पे बता रही हूँ। सभी पॉइंट्स आप एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो पहली चीज कि स्टेट के बारे में क्या सोचना है आइडियलिस्ट का, कि स्टेट होगा तभी लोग अच्छी लाइफ जी पाएंगे। एरिस्टोटल को याद करो, एरिस्टोटल ने बोला था स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। स्टेट कैसे आया था एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग?
स्टेट पहले आया था तो हमने देखा था कि पहले मैन आया था क्रोनोलॉजिकली अगर बात करें, ठीक है, टाइम पीरियड वाइज बात करें तो सबसे पहले मैन आया। मैन के बाद में फैमिली बनाई मैन ने, क्योंकि मैन अपनी सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता था, तो सबसे पहले फैमिली बनाई। फैमिली कुछ नीड्स फुलफिल कर सकती थी लेकिन सारी नहीं कर सकती, तो मैन ने विलेजेस बनाई, मैन ने सोसाइटी बनाई। उसके बाद आगे जाकर के मैन ने बनाया स्टेट। तो अल्टीमेटली एसोसिएशंस तो रही, और जो स्टेट है वो एक ऐसे एसोसिएशन है, यहाँ पर फिर भी मैन की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, लेकिन स्टेट जैसे ही आएगा अब मैन की सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। अब मैन को और कोई एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टेट इज द अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन। तो वैसे तो क्रोनोलॉजिकली ये सब होता है, लेकिन लॉजिकली अगर देखें आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही मैन का बर्थ हुआ उसी टाइम पे स्टेट की नेसेसिटी अराइज हुई, उसी टाइम पे ज़रूरत पड़ी कि आगे जाकर के मैन को रहना पड़ेगा, अकेले तो रह नहीं सकता, मैन फैमिली भी बनाएगा, विलेजेस भी बनाएगा। स्टेट एक ऐसी एंटिटी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जो मैन की सभी नीड्स को फुलफिल कर सके, क्योंकि मैन को नेचर ने सेल्फ सफिशिएंट बनाया ही नहीं है कि अपना ख्याल खुद रख सके। सो उसके बेसिस पे एक बार जो स्टेट आया मैन की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आज भी स्टेट कंटिन्यू कर रहा है। रीजन है क्योंकि ये आज भी मेंटेन करके रखा हुआ है स्टेट ने, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इन सभी सिचुएशंस को कौन हैंडल करता है? स्टेट हैंडल करता है। तो गुड लाइफ के लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। तो ये आइडिया, ये एजम्पशन आइडियलिस्ट की थी स्टेट के केसेस में। तो अब आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। एक तरीके से जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं वो टॉपिक्स एक रिवाइज ही हो रहे हैं। यही रीजन है कि पहले आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब जितनी बातें हम पढ़ेंगे आगे मैक्सिमम चीजें इसमें ओवरलैप होंगी। एक दो आइडियाज हो सकता है कि एड अप हो जाए, लेकिन वो सभी चीजें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ओवरलैप रहेंगी। तो अल्टीमेटली जिन लोगों का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, वो बेहतर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ आइडियलिज्म। कहाँ से शुरू हुआ आइडियलिज्म? एंशियंट ग्रीस से शुरू हुआ, सोक्रेटिस के टाइम से, प्लेटो के टाइम से। लेकिन आइडियलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी बीच में चली गई थी। हमने देखा कि पहले एंशियंट टाइम्स में रीजन था, और उस टाइम पे सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल थे, ये आइडियलिस्ट थे। आगे देखा मिडिवल टाइम में क्योंकि रिलीजन आ जाएगा, डोमिनेट करेगा, तो डार्क एजेस आ जाएगी जिसमें रीजन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं आगे मॉडर्न टाइम्स में, पहले तो देखो रियलिस्ट आएंगे, मैकियावेली, थॉमस हॉब, जॉन लॉक, लेकिन फिर रॉसो आएंगे, ऐसे ही हेगेल हमें दिखेंगे आगे। तो मॉडर्न में भी हमें दिखता है कि आइडियलिज्म का दोबारा से री एमर्जेंस हुआ है। तो आज के टाइम पे आइडियलिज्म के दो ट्रेडिशन हमको देखने को मिलते हैं। पहला ट्रेडिशन कौन सा है? हेगेलियन ट्रेडिशन। मॉडर्न टाइम्स में मेन जो ट्रेडिशन है वो ये दोनों ट्रेडिशन है। पहला है हेगेल। हेगेल कौन है? हेगेल वो जर्मन फिलोसोफर है जो हमने देखा था कार्ल मार्क्स के टॉपिक में, जिनको कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करना था, ये बताने के लिए लोगों को कि जो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं आपको, जो जो भी हेगेल बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, और ये तब आपको प्रूव होगा जब तक मैं हेगेल को काउंटर नहीं करता। तो हेगल को उन्होंने काउंटर किया, उनके आइडियाज को काउंटर किया। तो हेगल का है जर्मन स्टेट से बिलोंग करते हैं, और हेगल इसके बेसिस पे बोलते थे कि जो भी स्टेट आपको बोलता है, आपको आंख बंद करके, जैसे भगवान आपको बोलता है ना, वैसे ही आंख बंद करके आप भी ऐसे ही फॉलो करो। स्टेट की बात सबसे ऊपर है। अब इसी टाइम पे आते हैं इमैनुअल कांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, इमैनुअल कांत का नाम जब भी आता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। स्लेवरी का कोई क्वेश्चन हो, इन सब चीज़ों का कोई क्वेश्चन हो जिसमें ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहाँ पर यही यूज़ कर सकते हो वर्ड ह्यूमन डिग्निटी। इनफैक्ट
जॉन स्टुअर्ट मिल में भी आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल में इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली जॉन स्टुअर्ट मिल में ये रहेगा कि आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। अब शिफा इज आस्किंग कि इमानुएल कांत की टाइमलाइन क्या है। देखिए टाइमलाइन इमानुएल कांत की है 1724 टू 1804, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स की हम बात करें शिफा, तो मॉडर्न टाइम्स में 1724 टू 1804 के टाइम पे है इमानुएल कांत। आगे आते हैं रॉसू, जो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। रॉसू के आइडियाज में हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आइडियलिस्ट तो वो भी है, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इमानुएल कांत को समझते हैं। देखो प्लेटो को तो सभी जानते हैं, प्लेटो को बोला भी जाता है, जब हमने प्लेटो का इवैल्यूएशन किया था, कि प्लेटो इज द फोर रनर ऑफ फासिज्म। फोर रनर ऑफ फासिज्म मतलब प्लेटो के आइडियाज में हमें फासिज्म के आइडियाज देखने को मिलते हैं। प्लेटो ने अपना जो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग दिया, उसमें हमने देखा कि उसमें उन्होंने एब्सोल्यूट पावर दी फिलोसोफर किंग को, तो आपके पास में पूरी पावर है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो फासिस्ट में भी तो यही होता है, सारी पावर एक ही पर्सन के हाथ में होती है। और प्लेटो के काम में हमको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन राइट्स की कभी बात नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने राइट्स कभी बोले ही नहीं। जो आइडियलिस्ट लोग होते हैं वो राइट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो पुराना जो ट्रेडिशन था उसमें राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं थी, ड्यूटीज इंपॉर्टेंट थी। जैसे सोक्रेटिस को जब एग्जीक्यूट किया गया बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो सोक्रेटिस को ये चॉइस दी गई थी कि वो जा सकते थे, देयर वाज दिस ऑप्शन। लेकिन सोक्रेटिस ने उस टाइम, क्योंकि डेमोक्रेसी में देखो राइट्स होते हैं एक बार, ठीक है, लेकिन क्योंकि सोक्रेटिस आइडियलिस्ट थे, वो स्टेट को ज्यादा ऊपर मानते थे, तो उन्होंने खुद ही मतलब वो हेमलॉक जो पॉइजन था, ही वाज फोर्स्ड टू ड्रिंक दिस पॉइजन, तो वो उन्होंने पिया, जहर पिया उन्होंने। रीजन ये था क्योंकि वो अपनी स्टिल अपने आइडियाज पे अड़े रहे कि नहीं, स्टेट का जो आदेश होता है वो सबसे ऊपर होता है, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़ी। सो यहाँ पर राइट्स नहीं होते हैं, ड्यूटीज होती हैं हमेशा, और इस प्रिंसिपल ही डिड दैट। एंड जैसे प्लेटो ने अपनी एब्सोल्यूट पावर दी थी फिलोसोफर किंग को, एक लिमिटेशन थी बस फिलोसोफर किंग पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता था कि फिलोसोफर किंग के पास में एब्सोल्यूट पावर है, तो वो क्यों चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को? आप खुद बताओ। नो मैटर व्हाट, इनके पास में एब्सोल्यूट पावर है। अगर ये टायरेंट भी बन जाते हैं, टायरेंट मतलब डिक्टेटर भी बन जाते हैं, तानाशाह भी बन जाते हैं, तो भी कोई नहीं होगा चैलेंज करने के लिए। नो वन कैन क्वेश्चन हिज विजडम। यस। सो यहाँ से हमें आइडियाज देखने को मिलते हैं प्लेटो की साइड से। ये तो हो गया पुराना ट्रेडिशन। मॉडर्न ट्रेडिशन में आता है हमारे इमैनुअल कांत। अब इमैनुअल कांत सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मॉडर्न में जो हमको आइडियलिस्ट देखने को मिलेंगे वो उसमें ये रहेगा, ठीक है। तो स्पेशली ये इंपॉर्टेंस देते हैं सोशल और मॉरल नेचर ऑफ मैन को। सोशल नेचर है मैन का, क्योंकि मैन का मॉरल नेचर है, मैन के पास में रीजन है, ये मानना है। तो इन्होंने अपनी जो ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट है उसमें यही बोला था कि जो सभी लोग होते हैं दे आर ह्यूमन, ऑल मेन आर ह्यूमन एंड ऑल आर रैशनल। सभी के पास में रीजन है, सभी रैशनल भी हैं एंड डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अब हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी के पास में रीजन है, हम सभी रैशनल हैं, तो हम सभी डिजर्व करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट किया जाए। तो एज अ ह्यूमन, इमैनुअल कांत का कहना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस सेंटेंस, एज अ ह्यूमन इट इज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि जिस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, हम बिलोंग करते हैं ह्यूमन कैटेगरी से, और ह्यूमंस के पास में रीजन होता है, और ये जो रीजन है इसकी वजह से ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जैसे हम अपनी खुद की डिग्निटी नहीं वायलेट होने देंगे किसी और के द्वारा, सिमिलरली वी नेवर विल वांट कि
किसी और की वजह से अगर हमारी डिग्निटी खराब ना हो तो हम भी किसी की ना करें। तो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है हम पर। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब है कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, उसको इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, उसका भी भला सोचे, अपना भी भला सोचे, बुरा ना करें किसी का, टाइप्स एक्सप्लॉइट ना करें सामने वाले को, उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। तो उस बेसिस पे इमानुअल कांत बोलते हैं दैट ईच मैन इज एंड इन इटसेल्फ। हर एक मैन जो होता है अपने हिसाब से बहुत ही यूनिक पोजीशन पे ही इज एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, तो आप उनको मीन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने काम के लिए। आप जैसे कार होती है, कार इज अ मीन्स कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाए, तो कार का आप इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। लेकिन ऐसे मैन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप उसको एक्सप्लॉइट करें उस चीज के लिए। तो इनका प्रिंसिपल है मैनुअल कांत का कि इफ वी आर ह्यूमंस, हम ह्यूमंस हैं, हम एनिमल्स तो है नहीं, ह्यूमंस हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, तो इट विल गो अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी अगर हम वी लेट द अदर पर्सन डाई ऑफ हंगर। अब एनिमल्स के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर रैशनैलिटी है, हम काम कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर भी आप एरिस्टोटल से डिसाइड करो कि क्या होता है। एरिस्टोटल ने भी यही बोलता, सोसाइटी को आपको पे बैक करना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है सोसाइटी में। इमैनुअल कांत भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास रीज़न है, हम कैपेबल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम किसी और दूसरे को भूखा क्यों मरने दें। अगर हम किसी को ऐसे भूखा मरने देंगे तो ये हमारी ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है। बट इफ आप उस इंसान की जगह होते हैं जो गरीब है बहुत ज़्यादा, जिसके पास खाना नहीं है बिल्कुल भी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ इमैनुअल कांत। तो ये ऑटोमेटिकली हम इनको डालेंगे आइडियलिस्ट कैटेगरी में, इनके आइडियाज के बेसिस पे। इनफैक्ट इनसे इंस्पायर होकर के बहुत सारे स्कॉलर्स आगे इंस्पायर होंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन वो स्कॉलर हैं जिन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात की थी। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट टी.एच. ग्रीन याद रख करो, मैंने आपको बताया था, जिन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था। यस, पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। तो इन्हीं के आइडिया से टी.एच. ग्रीन इंस्पायर होंगे और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देंगे। आप बताइए व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी, यस, प्रेजेंस ऑफ स्टेट। P for positive liberty, P for presence of state। स्टेट प्रेजेंट रहेगा तो इससे लोगों की जो लिबर्टी है वो एनहांस होगी। हमें पहले क्या लगता था ओरिजिनल आइडिया लिबर्टी का, कि अगर स्टेट इंटरफेयर करेगा, स्टेट प्रेजेंट रहेगा, तो लोगों के राइट्स देंगे, लोगों को उनकी लिबर्टी एनहांस नहीं होगी, उनकी लिबर्टी में इंटरफेरेंस होगा, लिबर्टी कम हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर होगा उल्टा। यस, स्टेट एक्ट्स एज एन एनेबलिंग फैक्टर। स्टेट एनहांस करता है, एनेबल करता है कि फिर भी सोसाइटी में जिन लोगों का भला नहीं हुआ है उनका भला खुद स्टेट करेगा। जैसे कि इंडिया में आज के टाइम पे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं। ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये भी वेलफेयर स्टेट का ही एग्जाम्पल है, जिसमें हर गरीब फैमिली को साल का 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री है एक फैमिली को। ठीक है, मनरेगा हो गया, मिड डे हो गया, पीडीएस हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर गेहूं और चावल और अनाज जो होता है आपका बहुत सस्ते में मिलता है, 1-2 रुपए किलो में। यस, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो टी.एच. ग्रीन में पढ़ेंगे, खैर वो तो ये आइडियलिस्ट के बारे में है। तो आइडियलिज्म की जो हमारी आइडियोलॉजी थी वो हमारी खत्म होती है। अब हम लिबरलिज्म पढ़ेंगे। और लिबरलिज्म में देखो, जब हम लिबरलिज्म खत्म करेंगे तो लिबरलिज्म में मल्टीकल्चरलिज्म है, एक एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट है। इसके अलावा हमारे पास एक और डिबेट आती है लिबरलिज्म में, विच इज वैल्यू मोनिज्म। एक होता है वैल्यू मोनिज्म और एक होता है वैल्यू प्लूरलिज्म। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो प्लूरलिज्म है। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट, प्लूरलिज्म। इसके अलावा और हमारा इसमें रहेगा इम्पोर्टेंट
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया है। देन एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, मल्टीकल्चरलिज्म। लेट मी सी इफ देयर इज एनी मोर टॉपिक। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, नहीं, फेमिनिज्म इज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव से और कोई टॉपिक, छोटा टॉपिक कोई बचा है कि नहीं? इतने ही है, ठीक है। तो ये सभी हमें कवर करने हैं। तो पहले लिबरलिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब। तो अभी फिलहाल लिबरलिज्म स्टार्ट करते हैं। अभी तक आइडियलिज्म में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई गिव यू 2 to 3 minutes टू आस्क मी एनी डाउट। उसके बाद हम लिबरलिज्म स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है? हाँ, एरिस्टोटल इज प्रैग्मेटिक, प्रतीक। यू आर राइट अबाउट इट। प्रैक्टिकल है एरिस्टोटल। प्रैक्टिकल कैसे है? क्योंकि एरिस्टोटल क्या करते हैं कि अपना 158 कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से एनालाइज करने के बाद में वो फिर अपनी थ्योरीज देते हैं, तो वो प्रैक्टिकल हो गया थोड़ा। Categorical imperative means duty of this category. हाँ, duty of humans. It is the duty of humans to maintain the human dignity. Categorical imperative अभी बताया। Then why we categorize in idealist? देखो प्रतीक, पहली चीज, अब ऐसा तो नहीं है कि एक स्कूल है, ठीक है, तो एक मिलिट्री स्कूल है सपोज, तो मिलिट्री स्कूल में सभी की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई, हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन रहती है, तो इवन दो दे बिलोंग टू दिस स्कूल कि हमको प्रोटेक्शन करनी है अपनी कंट्री की, और बाकी सभी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है इसको, लेकिन उसमें भी रैंक्स होती हैं ऊपर नीचे, कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, किसकी क्या परसेप्शन है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से सब चेंज रहता है। जैसे कि प्लेटो है और एरिस्टोटल है। अब प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इन तीनों में प्रैक्टिकल निकल के आते हैं। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। आइडियाज इनका भी सेम कहना है कि स्टेट ही इम्पोर्टेंट है, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, कि सोसाइटी के बिना मैन नहीं रह सकता। आइडिया तो इनके भी सेम है प्लेटो जैसे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल इस सेंस में है कि इनका जो सोल्यूशन देने का जो तरीका है, वो सोल्यूशन देने का तरीका प्रैक्टिकल है, वो थोड़ा प्रैग्मेटिक वे में दे रहे हैं। प्लेटो क्या थे? प्लेटो हाईली इमेजिनेटिव थे। जितने भी अपने इन्होंने सोल्यूशन दिए हैं, अपनी इमेजिनेशन में जो इनको लगा ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने उसको अप्लाई करने के लिए जो लॉजिक लगा वो अपनाया, समझे। लेकिन एरिस्टोटल ने ऐसा नहीं किया। एरिस्टोटल ने पहले सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे अप्रोच का डिफरेंस हो जाता है कि एक इंसान तो इमेजिनेशन से ही वो ये सब चीज़ें सोच रहा है, लेकिन एरिस्टोटल ने पूरा एनालाइज करने के बाद में उस अप्रोच के हिसाब से बताया कि ये बेस्ट है उनके मुताबिक। तो मतलब वो जो इंडक्टिव, देखो अप्रोचेस का डिफरेंस है, एक डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है। इंडक्टिव मतलब ऑब्जर्व करके सब कुछ बताएंगे। तो जब आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो फिर आप कुछ बोलते हो तो वो प्रैक्टिकलिटी होती है। आप सामने वाले को मौका दे रहे हो कि वो आपसे अपनी बात सामने रख पाए, या अपने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो सभी आपके सामने शो कर पाए। तो प्रैक्टिकलिटी इस चीज़ में भी हो सकती है कि जैसे प्रतीक और अंश एंड अभिषेक, ये तीनों हैं, तीनों ये बिलीव करते हैं कि जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं वो अच्छी पढ़ाई जा रही है। अब प्रैक्टिकलिटी इसमें ये रहेगी कि बाकी दोनों ने पढ़ा एज इट इज, एंड जैसा पढ़ा, जो चीज़ पढ़ाई बस एज इट इज वही पढ़ा, क्लास में जितना समझा समझा, अपना खुद का उन्होंने मेहनत नहीं की, ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी नहीं की, रिविजन नहीं की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। जिस इंसान ने प्रैक्टिकल होकर के कि ठीक है क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है इट्स वेरी गुड, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ आई हैव टू वर्क ऑन माई बिहाफ ऑल्सो, सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, तो वो एक प्रैक्टिकलिटी में आ जाएगा। फिर समझ आया? दोनों सब
लगता है सबको सेम ही है, आइडिया सबके सेम है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल होके अप्रोच अपनी उसी के साथ में डिफर कर सकता है हल्की फुल्की। सो इट इज अबाउट, तो इनको आइडियलिस्ट कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि ये भी तो यही मानते हैं कि स्टेट पहले आता है, ये भी यही मानते हैं कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, चैरिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें। Kant is individualist also because he gave human dignity concept every human is important. हाँ, तो इंडिविजुअलिस्ट कैटेगरी में भी डाला जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इमैनुअल कांत को हम डालेंगे आइडियलिस्ट कैटेगरी। ठीक है, वो ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड कि कुछ भी हो जाए ह्यूमन डिग्निटी रहेगी, तो ये आइडियलिस्ट कैटेगरी में भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल में जाएगा या आइडियलिस्ट में जाएगा, क्योंकि देखो इंडिविजुअल उस चीज में नहीं बोल सकते आप, ये सभी ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, चाहे फिर कोई भी हो। ये नहीं बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को दूसरा इंडिविजुअल ऐसे सप्रेस नहीं कर सकता, विच इज ट्रू अबाउट इट। जिनका इमैनुअल कांत का इंडिविजुअलिज्म इज डिफरेंट, जो हम लिबरलिज्म में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक ह्यूमन की अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है, वो चीज अलग है। रैशनैलिटी है, रीजन है, लेकिन उसके बावजूद बोलते हैं कि आप, अब जैसे डिफरेंस हो गया, जॉन लॉक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के चलते जॉन लॉक सारी चीज इंडिविजुअल पे रखेंगे और बोलेंगे कि देखो इमैनुअल कांत एक ऐसे थिंकर हैं जो ये बोलते हैं कि इवन दो हर एक मैन यूनिक है, ईच मैन इज एंड इन इटसेल्फ, लेकिन साथ साथ आप अपने बारे में तो सोचते हो, लेकिन आपके ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे आगे हम देखेंगे लस्की होते हैं। तो ये तीनों ना काफी क्लोज आते हैं, इमैनुअल कांत, टीएच ग्रीन और लस्की, इनके आइडियाज काफी क्लोज आते हैं। ये तीनों ही बोलते हैं कि देखो आपकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आपके पास में कुछ राइट्स हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स की बात होगी, ह्यूमन डिग्निटी की बात होगी, साथ ही साथ आपकी उसमें एक वो बनती है, ड्यूटी भी बनती है कि आप वो ड्यूटी निभाएं। वो अभी मैं बताऊंगी आगे लस्की में, तो ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको तीनों की। प्लेटो बिलोंग्स टू आइडियोलॉजिकल स्कूल ऑफ प्लेटो बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, इफ यू वांट टू राइट आप ऐसे लिख सकते हो। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एक बार हिंदी में बता दीजिए। ओके प्रंजल, ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट हिंदी में बताती हूँ। ह्यूमन डिग्निटी क्या बोलता है, जो ह्यूमंस होते हैं, जो इंसानियत की बात होती है, ठीक है, हम सभी इंसान हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पे ये बोला जाता है कि हम सभी इंसान हैं, तो हम, हमारे पास में रीजन है, रीजन मतलब हम अपना लॉजिक लगा करके, रीजनिंग करके, एकदम सोच समझ के डिसीजंस ले सकते हैं। इंसान अपने जो डिसीजन लेता है वो रैशनैलिटी के बेसिस पे लेता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। तो जो भी चीज आप सोच समझ के लेते हो, तो सभी सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके बेसिस पे रैशनल, क्योंकि सभी रैशनल है, तो हमको सामने वाले को भी रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज जो भी सामने वाला डिसीजन ले रहा होगा वो भी सोच समझ के डिसीजन ले रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम ह्यूमन के पास में कुछ रिसोर्सेज हैं। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, रिसोर्सेज तो सभी के पास में थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं, बेहतर तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे आपने दो भाई थे, एक भाई, दोनों भाइयों को 500-500 रुपए दिए। अब एक जो था उसके पास भी रिसोर्स था, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो चॉइसेस थी, उन्होंने जो सोच समझ के डिसीजन लिया, या उनका बैड लक रहा, या ये फैक्टर रहा, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो गरीब के गरीब रहे। और दूसरे भाई जिसको 500 रुपए मिले, उसने 500 से 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। दिस कैन बी पॉसिबल ऑल्सो। तो अल्टीमेटली है तो सभी ह्यूमंस, हम सभी के पास में रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर ये जिसने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, अगर उसने अपने जो भाई है जिसका 500 रुपया डूब गया और वो गरीबी में ही रहा हमेशा के लिए, तो क्या ये उसकी डिग्निटी, उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट में नहीं होगा? ऑब्वियसली उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि व्हाट इफ ये चीज उसके साथ हुई होती। अभी इसको चेंज करो पूरा, कि अगर जो आज 5,000 करोड़ का मालिक है, हो सकता है कि वो गरीब होता, तो सामने वाले से भी तो हम यही एक्सपेक्ट करते कि तुम तो मेरे भाई हो, तुमको तो मुझे हम लोग साथ में भले बड़े हैं या जो भी है। तो एक डिग्निटी नाम की चीज होती है, एक आपकी कैटेगरी नाम की चीज होती है, कि आपका जो भी कैटेगरी है, ह्यूमंस के पास में, सभी के पास में रिसोर्सेज होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो एक तरीके से ये कलेक्टिव बात करती है,
इसीलिए इमानुअल कांत को हम क्या बोलते हैं, इमानुअल कांत को हम आइडियलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिविटी में ध्यान दे रहे हैं। आइडियलिस्ट कौन लोग होते हैं? जो कलेक्टिविटी में ध्यान देते हैं कि सभी मिलकर के साथ में आएंगे, और इस तरीके से जिसे प्लेटो से बोला गया था, तो इंडिविजुअलिज्म इसमें नहीं रहेगा। तो ह्यूमन डिग्निटी के कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है कि हमारी, इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सामने वालों की भी रिस्पेक्ट करें, उसकी ह्यूमन डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट करें। तो हम सामने वाले को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जैसे कैपिटलिस्ट क्लास थी, ठीक है प्रंजल, कैपिटलिस्ट क्लास क्या कर रही थी? जॉन स्टुअर्ट मिल के अंडर में हमने देखा था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना आइडिया क्यों रिवाइज किया, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल उस टाइम पे जो बेंथम का आइडिया था कि आपका फायदा हो रहा है, आप अपना फायदा सोचो, उनका फायदा भी अल्टीमेटली हो ही जाएगा। आप अपना फायदा सोचो और अपने एक्शंस लेते रहो, उसमें गिल्ट आपको आने की जरूरत नहीं है, गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गिल्ट वहां पर तब आएगा ना जब वो रैशनलिज्म अपना लगाएंगे कि ये भी इंसान है और ये सब चीजें। तो उनका तो बेसिस ही अलग था बेंथम का बताने का, इनका अलग है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सामने वाले को उसकी डिग्निटी मेंटेन करके रखो, हेल्प करो उसकी। अब शुरू करते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। अब लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, क्योंकि लिबरलिज्म में बहुत सारे स्कूल्स आ जाते हैं विद इन दिस आइडियोलॉजी। इसके अंडर में ही बहुत प्रकार के लिबरलिज्म होते हैं, बहुत टाइप के लिबरलिज्म होते हैं। जैसे कि एक आता है इसमें क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल मतलब ओरिजिनल लिबरलिज्म, जो ओरिजिनल फॉर्म में लिबरलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ, दैट इज क्लासिकल लिबरलिज्म। फिर आता है नेक्स्ट, क्लासिकल के बाद में एक टाइम आएगा जब एक नए तरीके के लिबरलिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म मतलब मॉडर्न लिबरलिज्म, इसको ये भी बोलते हैं। फिर इसके बाद एक नया आइडिया आया विच इज नियो लिबरलिज्म, और इसके बाद फिर से एक नया टाइप का लिबरलिज्म आया जिसको हम बोलते हैं लिबर्टेरियनिज्म। और लिबर्टेरियनिज्म के बाद आज भी एक नया आइडिया, एक नया स्कूल और प्रेजेंट है विच इज सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, या फिर इसको हम बोलते हैं लिबरल egalitarian school, egalitarian school. So it is classical liberalism, positive liberalism, neoliberalism, libertarianism and sociological liberalism. So ये सभी लिबरलिज्म के आइडियाज हैं, एक एक करके समझेंगे। अलग अलग स्कूल्स हैं लिबरलिज्म में, बहुत सारे। इसी वजह से हम लिबरलिज्म को मेटा आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। मेटा आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है? मतलब मल्टीपल स्कूल्स है इसमें, इस आइडियोलॉजी में मल्टीपल आइडियोलॉजीज हैं अंदर। मेटा आइडियोलॉजी, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो लिबरल स्कूल में ही अलग अलग प्रकार के लिबरल्स हो सकते हैं। समझ में आया? तो स्टार्ट करेंगे क्लासिकल से। तो अभी टाइमलाइन समझ लेते हैं, कैसे टाइमलाइन इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहला आता है क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत हुई थी 17वीं सेंचुरी से 1930s तक, ये पूरा फ्लरिश किया। उसके बाद 1930s में आया ग्रेट डिप्रेशन। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगी, ग्रेट डिप्रेशन आया था। सो ग्रेट डिप्रेशन आया, एंड फिर उसके बाद क्योंकि डिप्रेशन आया तो अब ये चीज होगी, बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा, तो लोगों को यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखने को मिलेंगे कि ये तो खराब है, इसकी वजह से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा बहुत नुकसान हुआ। इस वजह से एक नया आइडिया इमर्ज होगा विच इज मॉडर्न लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब 1970 तक आते आते यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो कौन सी प्रॉब्लम थी वो देखेंगे। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए फिर से एक और नया टाइप का लिबरलिज्म आया विच इज नियो लिबरलिज्म।
ये भी 90s तक रहा, उसके बाद एक नए तरीके का आया, उसके बाद आज के टाइम पे एक और नए तरीके का सोशल लिबरलिज्म या सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म हमको देखने को मिलता है। तो अभी लिबरलिज्म में एक एक करके ये सभी स्कूल समझेंगे। विल स्टार्ट विद क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल का मतलब होता है, जहां पर भी वर्ड क्लासिकल लिखा हो, क्लासिकल का मतलब है ओरिजिनल। जैसे हम क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हिंदी क्लासिकल सॉन्ग्स पसंद है हमको, जो क्लासिकल वाले थे वो ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं जो पुराने जमाने के थे। आज के टाइम पे तो रिमिक्स आते हैं उसके, या उसमें रैप डाल करके पूरा रिमिक्स बना करके दे दिया, ठीक है। तो क्लासिकल इज समथिंग विच इज ओरिजिनल। तो क्लासिकल लिबरलिज्म में दिस इज द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स कैसे है, क्योंकि मॉडर्न एज में ही शुरू हुआ था ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है। ये इमर्ज कब हुई है, रिसेंटली इमर्ज हुई है। पहले एंशियंट टाइम्स में लिबरलिज्म नहीं था। एंशियंट टाइम में आइडियलिज्म डोमिनेट कर रहा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। फिर हम देखते हैं कि आया रिलीजन का टाइम, अब रिलीजन डोमिनेट करने लग गया। तो इट इज आफ्टर 16th सेंचुरी हमको धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि मॉडर्न एज स्टार्ट होगी, और मॉडर्न एज के साथ में लिबरलिज्म का आइडिया, लिबर्टी का आइडिया स्टार्ट होगा। तो यानी क्लासिकल लिबरलिज्म को हम मॉडर्न टाइम्स की फिलोसफी भी बोलते हैं। इट इज द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो क्लासिकल लिबरलिज्म इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मिडिल क्लास। उस टाइम पे मॉडर्न टाइम्स में आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले भी मैकियावेली के टॉपिक में, थॉमस हॉब्स के टॉपिक में, कि मॉडर्न एज शुरू होने से पहले फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे इनको हटा करके आगे जब मॉडर्न एज में एक मिडिल क्लास आएगी, जो आज के टाइम पे जिनको हम बुर्जुआजी क्लास बोलते हैं, उस टाइम पे ये लोग मिडिल क्लास होंगे, क्योंकि ये लोग ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। इटली में हमने देखा था मैकियावेली में, राइट, यस। तो ये लोग यूनिफिकेशन ऑफ लॉज लाने की बात करेंगे कि एक टाइप का लॉ होना चाहिए। तो ये मिडिल क्लास का इमरजेंस होगा उस टाइम पे। तो यहाँ से इमरजेंस हुआ। तो यानी क्लासिकल लिबरलिज्म रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ मिडिल क्लास। ये चाहते थे कि इनको फायदा हो, बिजनेसेस को फायदा हो, बुर्जुआजी क्लास को फायदा हो। बुर्जुआजी क्लास वाज द मिडिल क्लास बैक देन। और क्लासिकल लिबरलिज्म इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब होता है जब वापस से रीजन आने लगेगा, रिफॉर्म्स आएंगे आइडियाज में। पहले 1000 सालों तक रिलीजन ने डोमिनेट किया, तो दोबारा से रीजन का रीबर्थ होगा, रिफॉर्मेशन आएंगे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आएगा, और मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगी। उसी के साथ में एक नई क्लास उभर के आएगी जो मर्चेंट्स की तरह या ट्रेडिंग करना शुरू करेगी, प्रोडक्शन करना शुरू करेगी, और उन्हीं सब प्रोडक्ट्स को खरीदना बेचना शुरू करेगी। तो लिबरलिज्म इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का क्या मतलब होता है? ह्यूमनिज्म का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म हो। ह्यूमैनिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है कि हर एक ह्यूमंस का भला करो। ह्यूमनिज्म इज डिफरेंट। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है, लिबरलिज्म की फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है जो ह्यूमन बीइंग को सेंटर में लेकर के चलती है। ह्यूमन बीइंग कौन होता है? इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल को, एक इंसान को सेंटर में लेके चलती है। तो लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है, इट टेक्स द ह्यूमन बीइंग एट सेंटर। मतलब कोर में जो रहेगा, इनके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ह्यूमन बीइंग रहेगा। मेडिवल टाइम में जैसे रिलीजन था उस टाइम पे, तो रिलीजन के चलते गॉड वाज द सेंटर, भगवान सेंटर हुआ करते थे। हाँ, एक बार को आप ह्यूमनिज्म को इंडिविजुअलिज्म के इक्वेट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग सेंटर पे रहेगा, यानी इंडिविजुअल सेंटर पे रहेगा। यहाँ पर मेडिवल टाइम में जैसे रिलीजन के टाइम पे गॉड सेंटर में था, सारे डिसीजंस गॉड के लेकर के लिए जाते थे। अब मॉडर्न टाइम्स में मैन बन जाएगा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग बन जाएगा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लासिकल रियलिज्म लिबरलिज्म ऐसे शुरू होता है। बेसिक assumptions देखते हैं कि इनकी क्या होती है। अब पहली assumption होती है इनकी ह्यूमन नेचर को लेकर के।
ह्यूमन नेचर को लेकर के एग्जाम्पशन देखते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था अभी जब हमने आइडियलिज्म पढ़ा था कि उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर क्या होता है। We are in modern times now. Yes, we are in modern times now. तो man is made center of the world. मॉडर्न टाइम्स में अभी हम मॉडर्न में नहीं है, अभी का जो टाइम है उसको पोस्ट मॉडर्न टाइम बोला जाता है। काफी लोग इसको पोस्ट मॉडर्न बोलते हैं। यस, ह्यूमन नेचर क्या बताया था मैंने अभी आपको आइडियलिज्म में, ह्यूमन नेचर कैसा होता है। ह्यूमन नेचर प्रेफर स्टेट्स नहीं, शुभम, ह्यूमन नेचर का मतलब है मैन का नेचर कैसा है। मैन का नेचर है सोशल, मैन सोसाइटी में आपस में मिलकर के रहता है, कलेक्टिव। आइडियलिज्म मतलब कलेक्टिव, तो मैन इज सोशल बाय नेचर। लेकिन यहाँ पर ये मानते हैं एवरी पर्सन इज रैशनल, हर एक जो इंसान होता है रैशनल होता है। और एक रैशनल पर्सन को पता होता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, उसको किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। इनका मानना है कि सभी इक्वल पैदा हुए हैं और सभी फ्री हैं, सभी इक्वल है और सभी फ्री हैं। इसीलिए ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब अपने मुताबिक आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो, ऑटोनॉमी है आप पे। ऑटोनॉमी मतलब अपनी मर्जी चला सकते हो, अपने ऊपर अपने हिसाब से अपनी लाइफ के डिसीजंस आप ले सकते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर राइट्स एंड लिबर्टीज की बात की गई। यहाँ पे लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 36 तक जो जस्टिसिएबल राइट हम देखते हैं वो सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर उन राइट्स का किसी ने भी आपका वायलेट किया है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। दिस इज व्हाट वी सी। सो अल्टीमेटली वहां पर हमें देखने को मिलेगा दिस राइट्स एंड लिबर्टीज आज के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो आर वी लिबरल टुडे? मोस्ट ऑफ अस आर। देखो, क्वेश्चन ये नहीं है कि आर वी लिबरल टुडे, क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे कौन सी आइडियोलॉजी डोमिनेंट है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द आइडियोलॉजी। तो आज के टाइम पे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी डोमिनेंट है, तो उस हिसाब से लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी हमको बताती है कि हम लिबरल हैं, हमारे पास में पूरे पूरे हमको हक दिया गया है, राइट्स दिए गए हैं कि हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकें। लिबरलिज्म इज ऑपोजिट टू ऑर्थोडॉक्स। अब जनरलिस्टिक वे में तो कुछ भी बोला जा सकता है इसको, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि आज के टाइम पे लिबरलिज्म क्योंकि डोमिनेंट है, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि हाँ, लिबरलिज्म इज ऑपोजिट टू ऑर्थोडॉक्स। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज डिबेटेबल। हो सकता है कि कुछ का मानना है कि लिबरलिज्म इज नॉट अ गुड वन, लाइक कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स तो अपोज करते हैं लिबरलिज्म को, ठीक है। तो आज के टाइम पे राइट्स एंड लिबर्टीज हमको दी गई है। तो आज के टाइम पे आइडियोलॉजी कौन सी डोमिनेंट है? लिबरलिज्म डोमिनेंट है। और जो चीज डोमिनेंट होती है वो कॉमन सेंस की तरह लगती है हमको, ऐसा लगता है कि हाँ यही सच है। जैसे आज मैक्सिमम अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट डू यू प्रेफर, आपको लिबरलिज्म बेहतर लगता है या कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म बेहतर लगता है? लिबरलिज्म। अब कुछ लोग होंगे, जब हम सारी आइडियोलॉजीज कवर करेंगे ना, तो तब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो। कि आप आइडियलिस्ट हो अपनी सोच में, अपने परसेप्शंस में, लिबरल हो, या फिर आप सोशलिस्ट हो, या फासिस्ट हो, या फेमिनिस्ट हो, या कम्युनिटेरियन हो, उस हिसाब से देखिए। नहीं, लिबरलिज्म इज क्रिएटिंग सोशल इनइक्वालिटी। ये भी डिपेंड करता है कि क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या नहीं लिए जा रहे हैं। राघव, अल्टीमेटली लिबरलिज्म पे देखो फोकस क्या किया जाता है। फोकस कभी सोशल इनइक्वालिटी पे नहीं किया जाएगा, फोकस किया जाएगा कि मैन को लिबर्टी दी जा सके। आप अपने मेहनत के हिसाब से करोगे तो आप जितनी ज्यादा राघव मेहनत कर रहे हो उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। बाकी सब अगर कोई लेजी है और उसके बावजूद अपने एक्शंस, क्योंकि वो लेजी है, काम नहीं कर रहे हैं, तो वो तो गरीब रहेंगे, फिर सोसाइटी में बोला जाएगा कि इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। तो इनइक्वालिटीज किसकी वजह से बढ़ रही हैं? क्या लिबरलिज्म उसका, उसके लिए हम उसको ब्लेम करेंगे?
अगेन इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि आपने तो अपना मेहनत की, तो आपको क्यों रोका जाए इस चीज के लिए, और आप पे क्यों ज्यादा टैक्स लगाया जाए कि भाई इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो लाओ राघव आप टैक्स ज्यादा दो, क्योंकि आपके टैक्स से जो पैसा आएगा वो हम गरीबों को भलाई करेंगे। अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे थिंकर्स भी हैं, जैसे रॉबर्ट नॉजिक जैसे थिंकर्स, जो ये बोलते हैं कि टैक्सेशन होना ही नहीं चाहिए। टैक्सेशन इज अ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी है टैक्सेशन। खुद सोचो, आपने बंधुआ मजदूरी गरीब लोगों के लिए तो बंद करा दी कि भाई उनको क्यों फोर्स कर रहे हो आप जानबूझ के काम करने के लिए, तो आप रिच क्लास को क्यों फोर्स कर रहे हो टैक्स देने के लिए। तो अल्टीमेटली इवन दैट इज ट्रू। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है कि जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा वो उतना ज्यादा टैक्स भरेगा, यही होता है हमारे देश में। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चल रहा है। तो आपको थोड़ी ना रोका है किसी ने, आपके हाथ पैर तो नहीं बांधे हैं कि आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन उसके बावजूद टैक्स आपसे ज्यादा वसूला जाता है। रीजन क्या है इसका? तो ये भी तो एक टाइप की बॉन्डेड लेबर होगी, है ना। अब उस पैसे को वो बंदा यूटिलाइज करता, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होती, और जॉब अगर मिलती लोगों को तो सभी लोगों को फायदा होता है इसी को। तो ऐसा नहीं है कि लिबरलिज्म पूरा नेगेटिव ही हो गया या पूरा पॉजिटिव हो गया। कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव सारी चीजें नहीं है, कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब बस ये है, बार बार लगातार आई कीप टेलिंग यू दिस थिंग कि ये डिबेटेबल है, हर चीज डिबेटेबल रहेगी। हाँ, इसमें कोई जीत नहीं सकता, डिबेटेबल रहेगी ये चीज। बस एक चीज आपको लगती है कि ये चीज बेहतर है, जैसे कि अभी शुभम ने बोला टैक्सेशन इज द आइडिया फॉर वेलफेयर स्टेट। अच्छा, टैक्सेशन इज द आइडिया फॉर वेलफेयर स्टेट, तो एक बात बताइए शुभम, टैक्सेस में इतना पैसा लिया जाता है वेलफेयर स्टेट के नाम पे और वेलफेयर भी नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि वो रैली में वेलफेयर काम होगा? आपने अपना टैक्स पैसे में दिया, अपना पैसा टैक्सेस में दिया, और वो टैक्सेस में मान लो यूपी सरकार ने अभी रिसेंटली जो फार्मर्स थे उनका जो लोन था वो वेव ऑफ कर दिया। पॉपुलिस्ट मेजर जब आप अप्लाई करोगे तो आपने तो उनका तो माफ कर दिया, उनका तो लोन। व्हाट अबाउट दोज पीपल, जो कितने बिजनेसेस बंद होते हैं स्पेशली इस वजह से कि उनको टैक्सेस भरने पड़ते हैं, उनके प्रॉफिट नहीं निकल के आते स्टार्टअप्स के लिए, और स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। वो फेल हो जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी लोगों के पास में, तो अल्टीमेटली इज इट एन आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? दूसरी चीज कि वेलफेयर स्टेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे जमींदार भी हैं जो लोग लेते हैं, लोन्स लेते हैं, और बाद में इस चीज में बैठे रहते हैं कि सरकार तो लोन माफ कर देगी। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, क्योंकि हम देखते हैं कि फार्मर्स एक दो फार्मर ने अगर सुसाइड केस बढ़ जाते हैं उस साल में तो ये हो जाता है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा ये कि जितना पैसा हम टैक्स में देते हैं, तो थिंकर्स ऐसा भी बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सारा पैसा तो इनके पास में जाता है, करप्शन करते हैं ये लोग। तो वेलफेयर कहाँ से आया? देखो, जो वेलफेयर स्टेट की थिंकर्स हैं, जैसे कि एक थिंकर की मैं आपको बात बताती हूँ, एक दो थिंकर्स हैं हमारे, नाम बताती हूँ उनके, रैल्फ मिलिबन एंड देन देयर इज निकोल पुलंसास। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ये जानना चाहते थे कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सरकार आएगी, गवर्नमेंट ध्यान रखेगी गरीबों का, ठीक है, तो उनके बारे में ये जानना चाहते थे कि क्या वेलफेयर स्टेट सच में वेलफेयर लेकर के आ रहा है, क्या ये सच में काम कर रहा है, क्या गरीबों के हित में काम हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने भी ये पाया कि नहीं हो रहा है। उसके बावजूद जो लोग रिच हैं उनका भी सही चल रहा है, मतलब वो तो कर ही रही है सरकार, क्योंकि उनको हेल्प करेगी ही सरकार, नो मैटर व्हाट, अमीरों को तो हेल्प करेगी। जैसे कि जो बहुत बड़े बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनके लिए सरकार ने बना रखे हैं सब प्रोविजंस। जैसे कि इट वर्क्स लाइक दिस, आपकी जितनी बड़ी ब्रैकेट होगी, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज एक ऐसी ब्रैकेट होती है, ठीक है, इट वर्क्स लाइक दिस। एक एम्प्लॉय होता है, और एक स्टार्टअप होता है, स्मॉल बिजनेस हाउसेस, और एक होता है थोड़ा बिग बिजनेस, और एक होता है इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो ये लोग फिर भी 20% टैक्स पे करते हैं, ये लोग टैक्स पे करेंगे 60%, यानी स्टार्टअप्स।
ये लोग फिर भी कम टैक्स पे करते हैं, मैक्सिमम इनका कम रहता है, मतलब इनका 40 रहेगा, इनका 20 रहेगा टैक्स ब्रैकेट अगर देखोगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं इनका टैक्स होता है 0%। और इनका फिर भी इनके पास में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग लेवरेज पे जीते हैं। लेवरेज के हिसाब से दे टेक मनी फ्रॉम बैंक, और ये लोग बैंक से मनी लेकर के, क्योंकि लोन ये दिखा देंगे अपना और उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे आगे। इन्वेस्ट करने के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है तो सरकार इनको बोलती है कि ठीक है, आपने ये सब किया है तो आपके ऊपर कोई भी आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दीज पीपल, 60% टैक्स, पहले ही छोटा सा स्टार्टअप है इनका और उसमें भी इतने ज़्यादा टैक्सेस अगर आपने लगा दिए तो इमेजिन द बर्डन ऑन दीज पीपल। बहुत हाई चांसेस रहेंगे इनके फेल होने के, क्योंकि इनका तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि रिगार्डिंग दिस जो आपने पूरी डिबेट स्टार्ट की इसमें, और ये बहुत सारे व्यूज हैं इसमें, आपको अच्छे से समझ में आएंगे जब हम पूरी आइडियोलॉजीज कवर कर लेंगे, स्टेट का टॉपिक कवर करेंगे। जब एक बार पेपर 1 सेक्शन एक खत्म हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। स्टार्टअप पे टैक्स ज़्यादा, व्हाट, नहीं है अभी, अभी नहीं है। शुरुआत में अभी रिसेंटली रिफॉर्म्स किए गए थे जिसमें ये रखा गया था कि पहले ईयर का बिल्कुल कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है, टैक्स फ्री रहेगा उनके लिए, जीएसटी वीएसटी जो भी रहेगा उनका। एंड आगे जा करके फिर उनका पहले 2-3 सालों के लिए रहेगा, फिर आगे धीरे धीरे करके, तो ये बूस्ट करने के लिए किया गया है। लेकिन अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी सी नेचुरली जो हो रहा है वो टैक्सेशन में ये सब चीज़ें हो रही है। खैर, वापस आते हैं, ये बहुत ही अलग चीज़ हो गई। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक आएंगे आपके, लेकिन आगे आएंगे। अभी फिलहाल हम ये डिस्कस करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। आज के लिए मैं क्लासिकल लिबरलिज्म खत्म करूंगी, कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑल आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री, ये मानते हैं क्योंकि सभी ह्यूमंस हैं, रैशनल हैं, सबको पता होता है सभी फ्री हैं, ठीक है, ये मानता है। और मानता है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सपोर्ट करते हैं, मतलब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसीलिए आपको राइट्स और लिबर्टीज भी दिए गए हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म में हम देखेंगे कि राइट्स एंड लिबर्टीज दिए गए, यानी मैन जो है वो चैलेंज कर सकता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को, जो उसको नहीं पसंद है ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जैसे कि आज इंडिया में कितने सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो आउटडेटेड हैं, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। जब आप इक्वल और फ्री की बात करते हो, यही रीज़न है कि जितने आजकल लोग पढ़े लिखे हैं दे आर नॉट बिलीविंग इन दिस कास्ट सिस्टम एंड ऑल। वो मानते हैं कि इससे हमारी प्रोग्रेस रुक रही है, कंट्री की प्रोग्रेस रुक रही है इससे। तो मैन चैलेंज कर सकता है इसमें। तो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इज, ये बिलीव करते हैं एटॉमिस्टिक मैन में, मतलब ऐसा मैन जो आइसोलेशन में रह सकता है, उसको किसी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, स्टेट की ज़रूरत नहीं। जॉन लॉक को याद कीजिए, जॉन लॉक ने बोला था कि जब स्टेट ऑफ नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर मतलब जब कोई भी सरकार नहीं होगी, कोई ऐसी कॉमन अथॉरिटी नहीं होगी, उस सिचुएशन में भी सब अच्छे से रह रहे थे, उस सिचुएशन में भी पीसफुली रह रहे थे, क्योंकि रीजन था लोगों के पास में। रीजन के चलते लोग अपना भी ख्याल रखते थे और सामने वाले का भी ख्याल रखते थे। तो अल्टीमेटली एटॉमिस्टिक मैन का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। देन क्रिटिसिज्म में देखो ये बोला जाता है, स्पेशली क्लासिकल लिबरलिज्म क्योंकि एटॉमिस्टिक मैन पे फोकस करती है, तो एक और हमारी आइडियोलॉजी आती है कम्युनिटेरियनिज्म की। थोड़ा कम्युनिटेरियनिज्म के बारे में आपको बताती हूँ। कम्युनिटेरियनिज्म वर्ड आता है वर्ड कम्युनिटी से, इसका मतलब होता है कम्युनिटी, यानी ये बिलीव करते हैं कि मैन है वो अकेला नहीं है, मैन आइसोलेटेड नहीं है, अकेला नहीं रह सकता, मैन कम्युनिटी का पार्ट होता है। मैन की जो सोच होती है, आपकी अपनी खुद की सोच नहीं है, वो आपकी कम्युनिटी की सोच है, आपकी कम्युनिटी से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो लोग कनाडा जाएंगे या यूएसए जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, या यूके या ये सब चीज़ें। जो लोग केरला या साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम या तो वो गल्फ कंट्रीज में जाएंगे या फिर वो लोग डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली गुजरात में बिजनेसमैन,
एंड यूपी एंड बिहार में हम देखने को मिलता है ये आईएएस और पीसीएस ये सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इस तरीके के कल्चर होते हैं। सरकारी नौकरी वाला कल्चर यूपी बिहार इधर होता है। हरियाणा वाली साइड भी सरकारी नौकरी का कल्चर हो गया, या फिर वी सी दिस एग्रीकल्चर का हो गया, एग्रीकल्चर और इन सब चीज़ों में कल्चर हो गया। बैंगलोर में अलग कल्चर, मतलब पॉइंट इज द स्टार्टअप का कल्चर है। खैर, सो दिस इज द थिंग। सो हमको क्या देखने को मिलता है, कम्युनिटेरियंस बोलते हैं कि मैन की जो सोच है, मैन एटोमिस्टिक नहीं है। ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये बोलते हैं एटोमिस्टिक मैन का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इल्यूजन है वो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज इल्यूजन। तो ये बोलते हैं कि जिस इंडिविजुअलिज्म की आप बात कर रहे हैं वो इमेजिनेटिव है, वो आपकी इमेजिनेशन में है। इमेजिनेशन में सोच सकते हो आप कि मैन अकेला रह सकता है, लेकिन रियलिटी में मैन को उसका कल्चर काफी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आप पंजाब से हो तो वैसे इन्फ्लुएंस करेगा, गुजरात से हो तो बिजनेस ज्यादा करोगे। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो आप कभी किसी से पूछते हो जैसे कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो काफी हद तक आप ये जज भी करते हो उसको कि कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है द अदर पर्सन। सो द पॉइंट इज कि कल्चर के बेसिस पे ये माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कम्युनिटेरियंस हैं। ठीक है, सो दिस इज कि हम मानते हैं कि अच्छा वहां से है तो थोड़ा माइंडसेट ऐसा रहेगा, या दिल्ली का अपना अलग होता है माइंडसेट कि अच्छा ये दिल्ली के लोग हैं, ये सब चीजें होती। सो क्रिटिसिज्म के हिसाब से कम्युनिटेरियंस होते हैं जो लिबरल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि लिबरल्स ये मानते हैं कि एटोमिस्टिक मैन होता है, आइसोलेशन में होता है, अपने से मतलब होता है, अपने मुताबिक अपने डिसीजंस लेता है अपनी चॉइसेस के बेसिस पे। लेकिन कम्युनिटेरियंस बोलते हैं कि अपनी चॉइसेस नहीं होती, इनकी एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल है। अगर आप एटोमिस्टिक मैन का कॉन्सेप्ट ले रहे हो, इसका मतलब दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल, वो इमेजिनेटिव है। तो दिस इज द कॉन्सेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपका, आप अगर लेट्स से दैट कोई एक यूएसए से बिलोंग कर रहा है और कोई इंडिया से बिलोंग कर रहा है, तो उनका जो सही और गलत का फर्क होगा वो बहुत अलग होगा। जैसे कि इंडिया में अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो उनकी पिटाई होती है। ठीक है, और उल्टा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल में जाकर के उल्टा बोल करके आते हैं कि अगर नहीं पढ़े तो मैम 2 4 लगा देना इनको। ठीक है, सेम चीज ऐसे ही है कि यूएसए में अगर ऐसा होगा तो उसको गलत माना जाता है। ठीक है ना, यूएसए में इंडिविजुअलिज्म के बेसिस पे तो उनका जो राइट एंड रॉन्ग है वो बहुत अलग है, हमारा जो राइट एंड रॉन्ग है वो बहुत अलग है। तो ये कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है, कैसा कल्चर है आपका। तो इंडिया में कलेक्टिव कल्चर है और यूएसए में इंडिविजुअल कल्चर है। चाहे फिर छोटा बच्चा हो, चाहे कोई हो, वहां पर सभी को यू हैव टू ट्रीट दैम रिस्पेक्टफुली अल्टीमेटली। तो मैन, इसीलिए कम्युनिटेरियंस इसके बेसिस पे बोलते हैं कि मैन इज अ सिचुएटेड सेल्फ, एम्बेडेड सेल्फ है। मतलब मैन इज सिचुएटेड सेल्फ का मतलब मैन आइसोलेशन में नहीं है, मैन अकेले नहीं सारे बोल लेता डिसीजंस, मैन अपने कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस है। एम्बेडेड सेल्फ का मतलब ये है, आप अपने कल्चरल आइडियोलॉजी में एम्बेडेड होते हो। मतलब जिस परिवार में या जैसे आप पैदा हुए हो, जिन कंडीशंस में, जहाँ भी जिस स्टेट में पैदा हुए, वो आपकी काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। शहर में जो लोग रहते हैं या जो लोग गांव में रहते हैं, उनका माइंडसेट में इसीलिए थोड़ा डिफरेंस होता है। किसी चीज़ को वो कैसे देखते हैं, वो आप अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हो। जैसे शहरों में होता है कि रात के 12 बजे के बाद भी आप खाना खाने के लिए, आपको भूख लगी है, रात को 1 बजे आप बाहर जा सकते हो, 24/7 ये सब ही आपके पास में अवेलेबल रहता है। गाँव में ये होता है कि 9 बजे के बाद जो बाहर जा रहा है फिर उसको तो ऑब्वियसली वो भूत वूत का तो अलग ही रहता है, क्योंकि उनका अपना कल्चर के अकॉर्डिंग उनका रहता है, लेकिन दे प्रेफर नॉट टू गो आउट एट दैट टाइम, डेंजरस मानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं इसमें। तो आपके जो रियल लाइफ के आइडियाज़ होते हैं, उन्हीं को आपको, वही एग्जाम्पल्स को आपको इम्प्लीमेंट करके आपको अपनी जो नॉलेज है रिगार्डिंग द आइडियोलॉजी, काफ़ी इसमें आपको अपनी बेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, अभी सिर्फ समझाने के पर्पज से आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं इसमें। जैसे एक वर्ड आया एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन है ये आपकी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपकी इमेजिनेशन है इसमें,
आप ये सोच रहे हो कि एटॉमिस्टिक मैन है, मतलब मैन बिना किसी की हेल्प के रह सकता है, उसको जरूरत नहीं है किसी की। लिबरल ये मानते, आइडियलिस्ट क्या मानते थे कि मैन अकेला रह ही नहीं सकता, मैन इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, मैन सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन लिबरल मानते हैं कि मैन तो रह सकता है अकेला। इसीलिए आज के टाइम पे हम देखते हैं कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज काफी हो गई हैं। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, सब साथ में मिलके रहते थे, कलेक्टिविटी थी। अब क्योंकि लिबरलिज्म आ गया है, तो अब न्यूक्लियर फैमिली अपने से मतलब है, अपने, इनफैक्ट इतना मतलब है कि सिबलिंग्स में आपस में नहीं बनती हैं। ठीक है, इतना मतलब है कि सिबलिंग्स के अपने अपने जो भी हो, लाइक वॉट एवर दे आर अर्निंग दे आर स्पेंडिंग ऑन देम ओनली। तो ये सभी चीजें रहती हैं इसमें। एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट सेल्फ अल्टीमेटली। ठीक है, सो ये क्रिटिसिज्म है इसका। तो समझ में आया आपको शिफा? एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म मतलब ऐसे का आइडिया जिस ये सोच रहे हो कि मैन अकेला रहता है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये एक इमेजिनेटिव आइडिया है, क्योंकि रियलिटी में मैन कल्चर का पार्ट है, मैन सोसाइटी का पार्ट है। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ ना इसका। लिबरल्स मानते हैं कि मैन अकेला रहता है, कम्युनिटेरियन बोल रहे हैं कि नहीं, मैन तो कल्चर का पार्ट होता है, मैन कल्चर में ही है, अकेला तो है ही नहीं। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म। आइसोलेटेड नहीं है मैन, अपने कल्चर से उसके सारे डिसीजंस, उसका सही गलत सब उसके कल्चर से डिसाइड होता है। समझ आया? यस। नहीं, कम्युनिटेरियनिज्म, देखो कम्युनिटेरियंस अलग है, कम्युनिज्म अलग है। कम्युनिटेरियनिज्म की अलग से आइडियोलॉजी है। कम्युनिटेरियन मतलब कम्युनिटी से आप इन्फ्लुएंस होते हो। तो कम्युनिटेरियंस आज के टाइम पे लिबरलिज्म को बहुत चैलेंज करते हैं कि आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल करते हो, कम्युनिटेरियंस कलेक्टिव करते हैं सब चीजें, कि कलेक्टिव रहना चाहिए, सोसाइटी में होना चाहिए, सब कुछ मिल बांट करके होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए अपना अपना। लास्ट सेंटेंस, ओके, मैन इज सिचुएटेड सेल्फ, दैट मैन की जो भी प्रेजेंस है, मैन इज एम्बेडेड इन हिज कल्चर। मैन जो है वो अपने कल्चर का पार्ट है। तो मैन जो भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको लगता है कि आप अपनी चॉइस से डिसीजन ले रहे हो, आपके ऊपर किसी ने कोई भी वो दबाव नहीं डाला है, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया है, तो आप गलत सोच रहे हो। कम्युनिटेरियंस बोलते हैं आपका जो कल्चर है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म नहीं उमंग, क्रिटिसिज्म में ये नहीं लिखना है कि स्टेट में अराजकता रहेगी। ऐसा स्टेट भी स्टेबल रह सकता है अगर सब अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अबाउट लिबर्टीज। लेकिन चैलेंजेस तो देखो आएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन क्रिटिसिज्म में बेहतर रहेगा कि कम्युनिटेरियंस का क्रिटिसिज्म रखो, या इसी में आइडियलिस्ट का क्रिटिसिज्म डाल दिया आपने। तो डिबेट बिटवीन ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स ऑफ एशियन वैल्यूज, ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चर को। जैसे यूएसए में ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स है। ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के छोटे बच्चों को अगर स्कूल में भी या उनके पेरेंट्स भी अगर थप्पड़ मार देते हैं तो उसमें भी उनको बच्चे की कस्टडी ले ली जाती है इनफैक्ट। और फिर ऐसे बच्चे को फॉस्टर होम में भेजा जाता है, फॉस्टर पेरेंट्स हो जाते हैं उसके, जो उसका बेहतर ख्याल रख सकते हैं, जो वायलेंस ना करें, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो यूएसए में इंडिविजुअल कल्चर के चलते ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स हमको देखने को मिलता है। और एशिया में कलेक्टिव कल्चर है, जैसे चाइना में देख लो आप, इंडिया में देख लो, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, साउथ कोरिया, सभी जगह कलेक्टिव कल्चर है, साथ में मिलकर के रहने वाला कल्चर। ठीक है, ये फॉलो करते हैं। सो व्हाट वी सी इज कि इसकी वजह से पूरा एक डिबेट है। तो एशियन वैल्यूज यानी यहाँ पर होगा कम्युनिटी का परस्पेक्टिव। तो इसके बेसिस पे लिबरलिज्म की वजह से पूरा ये बोला जाता है कि ह्यूमन राइट्स का जो आइडिया है वेस्टर्न कंट्रीज एशियन कंट्रीज पे इम्पोज करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द आइडिया। क्लासिकल लिबरलिज्म के बाकी सभी बेसिक असम्पशंस हम आगे पढ़ेंगे। आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमने आज बहुत बेसिक कवर किया है, कल फर्दर इसको डिस्कस करेंगे।
लिबरल क्या सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, फिर हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न लिबरलिज्म का क्या आइडिया था और उसमें क्या रहेगा। नोट्स आज नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, तो आई रेकमेंड यू कि ये वाले तो आप देखो डाउनलोड कर सकते हो नोट्स, बाकी जो दूसरे नोट्स हैं वो अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे जब तक हम खत्म नहीं करते पूरा लिबरलिज्म का टॉपिक। फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट कि आप अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कवर कीजिए, ठीक है। सो दिस इज इट टुडे, थैंक यू वेरी मच। बाकी कल स्टार्ट करेंगे फर्दर लिबरलिज्म। आई थिंक विल ट्राई कि कल तक खत्म हो जाए, और नहीं खत्म होगा तो फिर आने वाले जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी कल के बाद, जो कि सैटरडे को होगी, नेक्स्ट सैटरडे को, तो तब देखेंगे। यस, सेम टाइम टुमारो 1:30 PM। ओके, बाय बाय।